चलिए, जैसे कि पिछले प्रीवियस स्लाइड में भी और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये तक्षशिला सेंटर फॉर आईएएस प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंसर राइटिंग में कैसे उसको एकोमोडेट करें कि हमारे जो आंसर्स हैं वो इतने अप टू मार्क हों कि हर जगह पर जहां हम मार्क्स जो हमारा प्रिपरेशन है उसके ऊपर में 2-3 नंबर ऐड ऑन कर सकें। तो आज का जैसा आप देख रहे हैं कि आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोशल कॉस्ट। दुनिया में आज की तारीख में 2-3 चीज़ें बड़ी चर्चा में है। एक रसिया और यूक्रेन जो वार है, वो रसिया यूक्रेन वार उसकी जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें एनर्जी एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है फूड को लेकर भी समस्या जो है, उसमें गेहूं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और सबसे उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चर्चा है वो इन्फ्लेशन को है और ये वैश्विक स्तर पर खबरों में बना हुआ है और भारत में भी खबरों में बना हुआ है। तो ज़रा सा हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले देखते हैं कि किस ढंग से पूरी दुनिया में ये मुद्दा छाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ खबरें हैं जो दुनिया के टॉप के न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया में छाई हुई है। जैसे यूरोजोन इन्फ्लेशन हिट्स रिकॉर्ड 8.6% एज द यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रिपेयर्स फर्स्ट रेट हाइक इन 11 ईयर्स। फरवरी का जो द इकोनॉमिस्ट का एडिशन है, उस द इकोनॉमिस्ट के एडिशन में ये बतलाया गया है कि एक डिकेड मतलब लगभग 10 सालों से जो G7 नेशन हैं वहाँ पर जो रेट है वो लगभग 2.5% के करीब है, वो बढ़ी नहीं है और अब बढ़नी चालू हुई है। ये 2 दिन पहले की खबर है जहाँ यूरोजोन में इन्फ्लेशन जो है वो 8.6% पर है। इटली में 36 वर्षों में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में यूक्रेन वार से जो सप्लाई चेन हिट हुआ है वो भी लगभग 29 वर्षों में जो सर्वाधिक इन्फ्लेशन रेट है वो मेजर की जा रही है। यूएसए में तो थोड़ी सी हालत पहले से ही ख़राब है। फेड ने दरों वगैरह में काफ़ी बढ़ोतरी की है, तो 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। ये मेरे हिसाब से CNBC की हेडलाइन है जिसमें ये बताया गया है कि यूएस इन्फ्लेशन क्विक टू 40 ईयर्स हाई प्रेशरिंग फेड एंड बिडेन। और ये इंडिया है, ये भारत में अप्रैल महीने की बात है, वहाँ लगभग 8 सालों में जो इन्फ्लेशन की दर थी, जो महंगाई की दर थी, वो आरबीआई की टारगेट के लगभग 2 गुनी थी। अब यहीं से हमारी अर्थशास्त्र की पढ़ाई चालू होती है। सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक को लेकर जो हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं उसमें करंट को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि उसमें बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ से हम 2 चीज़ों को उठाते हैं। पहली चीज़ कि भारत में 8 सालों में सबसे ज़्यादा और ऑलमोस्ट ट्वाइस द आरबीआई टारगेट, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मोटे तौर पर अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 8%। ऐसा कहने से क्या पता चलता है, इसका मतलब क्या है? तो आम सीधे साधे भाषा में अगर हम समझेंगे तो वो ये समझेंगे कि अगर अप्रैल महीने में 2022 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8% है तो इसका मतलब है कि अप्रैल 2021 में जिन चीज़ों की दाम 100 रुपये थे उसमें 8% की दर से वृद्धि हो गई है, मतलब 108 रुपये हम पे कर रहे हैं। द जनरल प्राइस लेवल फेस्ड बाय इंडियन कस्टमर वेयर ऑलमोस्ट 8% हायर देन प्रीवियस ईयर इन द सेम मंथ। तो ये आप समझ लीजिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8%, इसका क्या मतलब हुआ। और अगर आपको अर्थशास्त्र की कोई अवधारणा नहीं है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे? एकदम साधारण दर्जे में समझेंगे कि हम जो चीज़ों को देख रहे हैं वो चीज़ें महंगी हो रही हैं। लेकिन ये महंगाई को नियंत्रित कौन करता है?
तो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे उसमें हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होते हैं, उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। उस रोल को समझेंगे और हम जानेंगे कि आंसर राइटिंग में इन सारी चीज़ों को कैसे एकोमोडेट करना है। तो इंडिया में 8% इन्फ्लेशन रेट, हमने इन्फ्लेशन की परिभाषा अब समझ लिए। पहली चीज़ जो हमने इस स्लाइड में सीखी वो थी इन्फ्लेशन की परिभाषा। आरबीआई का रोल क्या है वो आगे हम समझेंगे। तो हमें पता है कि आरबीआई भारत सरकार का सेंट्रल बैंक है, उसकी जिम्मेदारी है इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रखना, पैसे के फ्लो को मॉनिटर करना, मैनेज करना और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जीडीपी को हायर साइड में रखना। तो ये 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। इसके जो पूरे ग्लोबल सिनारियो में आपने देख लिया कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण रसिया यूक्रेन वार को देखा जाता है, जिससे ऑयल एंड एनर्जी, व्हीट और कोविड के बाद से अर्थव्यवस्था जो उभर कर सामने आ रही थी, वापस आ रही थी, उस रसिया यूक्रेन वार की वजह से उस तरह की चुनौतियां सामने आ गई है। अच्छा, अब हमारा कोई भी इन्फ्लेशन होता है उसमें कुछ फैक्चुअल फिगर्स होते हैं, उस फिगर्स पर गवर्नमेंट काम करती है। तो अभी जो फैक्ट है वो ये है कि अक्टूबर 2019 से जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4% मार्क को सिर्फ 2 मार्क को मतलब छू ही नहीं पाया है। और ये 4% का मार्क्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई की दर की जो घोषणा की थी वो 4% की थी, और रिजर्व बैंक को लीवे मिलता है, यानी वो 2% प्लस और माइनस जा सकते हैं, यानी उनको इस महंगाई दर को 2% से लेके 6% के बीच में रखना है। लेकिन अभी जो समस्या है वो ये है कि हर समय ये 6% से ज़्यादा ही रिटेल इन्फ्लेशन रहा है, यानी रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित दर है उस दर से जो उनको लीवे मिला हुआ है उससे भी आगे जाकर महंगाई की दर 6% के करीब है। अब चूंकि महंगाई है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है, आपने जैसे देखा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, हमने सारे उदाहरण दिए कि ये वैश्विक स्तर पर है। तो वैश्विक स्तर पर जब महंगाई है तो उस महंगाई को किस प्रकार से अर्थशास्त्र, इकोनॉमी किस तरह से डिफाइन करती है, फिर उसको अंडरस्टैंड करती है, फिर मेजर्स क्या हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, एक कोर इन्फ्लेशन होता है। हम ये भी समझेंगे कि भारत में, यूरोप में और मुख्य तरफ से यूएसए में किस तरह से महंगाई की दरों को निर्धारित किया जाता है। यूरोप और भारत में तो लगभग एक तरीके से महंगाई की दर निर्धारित होती है, लेकिन यूएसए में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स है, और वहाँ पर बीच में ऐसी अवधारणा चली कि वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन 2008 के करीब जब ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस राइज हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम बहुत कुछ हेडलाइन इन्फ्लेशन को एनालाइज करके और उसके डेटा को कैलकुलेट करके ही महंगाई की दरों का निर्धारण करते। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है भाई? इन्फ्लेशन, इसके तरीके हैं, भारत उन तरीकों में किस तरह से अपने को समझता है, यूएस कैसे करता है, यूके कैसे, ये सारी चीज़ें समझेंगे और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी दोनों प्राइसेस इंक्लूडेड रहती है। इसमें बहुत सारे, इसका नेचर होता है मोर वोलाटाइल एंड प्रोन टू इन्फ्लेमेटरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किन्हीं वैश्विक वजहों से अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर भी निर्भर करती है, वो अपने देश के अंदर किन चीज़ों का उत्पादन करता है और बाहर के देशों पर किन वस्तुओं से निर्भरता है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तेल के लिए भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए बाहर के देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो भारत में एनर्जी ज़रूरतों को लेकर डिपेंडेंसी है। तो जैसे गल्फ वार हो गया, खाड़ी देशों में युद्ध हो गए, क्योंकि हमारी निर्भरता वहीं पर है। तो
अब हम अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर करेंगे तो मुख्य तौर पर देखेंगे कि उसमें एनर्जी प्राइसेस इंक्लूड हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन सिर्फ एनर्जी प्राइसेस के हायर इन पर जाने की वजह से बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जबकि अगर हम सब्जियों के लिए और अनाज के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए अपने देश के उत्पादन के ऊपर निर्भर हैं तो वो प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहती हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मोर वोलाटाइल एंड प्रोन टू इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि इट मे नॉट प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमीज इन्फ्लेमेटरी ट्रेंड्स इन सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी स्पाइक्स आर अनलाइकली टू परसिस्ट। जैसे मान लीजिए कि भारत में कभी कभी तेल की कीमतों को लेकर काफ़ी समस्याएं आती रही हैं। तो भारत की तेल की निर्भरता आपको पता है कि दूसरे देशों पर है, और उन देशों के साथ अगर भारत के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होते हैं तो तेल की कीमतें प्रभावित होती हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म पर नहीं होते हैं, वो शॉर्ट टर्म पर होते हैं। फिर अल्टरनेट अरेंजमेंट करके उनसे चर्चा करके उन सारे इश्यूज को एड्रेस कर देते हैं। इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन को मोटे तौर पर लेते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिज़ाइन किया गया है भारत के टर्म में कि changes over time in general level of retail prices of selected goods and services that households purchase for the purchase of consumption। यानी एक आम भारतीय अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम करता है उसके बकेट बनाकर एक सीपीआई बनाया गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया गया है। और उसमें फूड आइटम्स जो हैं वो लगभग टोटल 100% में 46% काउंट करते हैं, कोर आइटम 47% काउंट करते हैं और फ्यूल और लाइट 7% काम करते हैं। तो ये सीपीआई के मेजरमेंट के थ्रू उसमें दालें हैं, उसमें हमारे सब्जियों की प्राइस होती है, तेल खाद्य कीमतें, ये आपको बता ही दिया। वो बकेट काफ़ी लंबा है, कभी किसी दूसरे लेक्चर में समझेंगे कि वो कैसे तैयार होता है और उसका एक बेस ईयर बनाया जाता है और उसकी तुलना में मेजरमेंट किया जाता है। तो आपको बता ही दिया कि इट इज़ डिजाइन टू मेजर द चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। ये डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को हमें समझने की ज़रूरत है। हम साधारण भाषा में जब आंसर शीट में लिखेंगे तो ये चीज़ें डिफिनीशन तो नहीं आती हैं सिविल सर्विसेज में लिखने के लिए, लेकिन जब भी हम लिखेंगे तो लिखने की भाषा अलग होगी। इसीलिए मैं इतने डिटेल्स में इस नोट्स को बना के रखता हूँ। इसमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि अगर एक सीपीआई है तो सीपीआई में जो 100% का बकेट है उसमें 46% जो है वो फूड आइटम्स हैं। यानी मसलन कि अगर बरसात में, जैसा भारत में एक मान्यता है, बरसात के दिनों में सब्जियों के उत्पादन पर भारी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो हमारे खेती के क्षेत्र हैं वो पानी से भरे रहते हैं और उस समय दूसरी रोपाई वगैरह की बात चलती है। तो सब्जियों की कीमत में अगर वृद्धि हो गई तो चूंकि उस बकेट में उसका 46% योगदान है तो अचानक से महंगाई दर में बढ़ोतरी मेजर होती है। यूरोप में भी सेंट्रल बैंक जो है यूरोप का और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसी तरह से इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हैं। यूएसए में मैंने जैसे आपको बताया कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होती है, ये भी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइस इंडेक्स को ही मॉनिटर करती है। और जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 2008 में क्लियर किया कि वो हेडलाइन को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। अभी अभी यूएसए में जो 40% से ज़्यादा की महंगाई दर की 40 वर्षों में जो महंगाई की दर वहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर अर्थव्यवस्था में किस तरह से सरकार काम कर रही है, सेंट्रल बैंक काम कर रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया में 2019 का एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 को ऐसे माना जाता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसका सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हुआ और एक अनुमान है कि 2022 के अंत तक 2019 की तुलना में 25% ज़्यादा महंगाई होगी। अब 2019-20 में महंगाई 4.8% थी। जब कोविड ने हिट किया, जब महामारी आई, उस समय 5.5% मानी गई, और जब रिकवरी टाइम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी आने लगी तो 6%। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि 4.8% जो रिजर्व बैंक का 4% टारगेट था, और उसके बाद लिपे 2% है।
तो उसमें 6% स्पाइक फूड प्राइसेस की, फ्यूल की नहीं थी। लेकिन अभी आप देखते हैं कि 4% फूड प्राइसेस है, यहाँ वो मिस कर गया है, ये फ्यूल का है। 11.3% फ्यूल प्राइसेस की वजह से। तो ये यूक्रेन वार की बात से एनर्जी को लेकर काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। तो अभी जो इकोनॉमी में 6% और उसके ऊपर का है, तो उसमें सबसे जो इमीडिएट क्राइसिस है वो रसिया और यूक्रेन वार और कोविड की वजह से जो इकोनॉमी हिट हुई, उसके बाद की कहानी है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने क्यों पढ़ा। देखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक तरक्की बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि किस प्रकार देश की प्रोस्पेरिटी और देश का वेल्थ क्रिएशन कम होने की वजह से अग्निपथ जैसे स्कीम और अग्निवीरों की नियुक्ति जैसे तरीकों को सरकार कहीं ना कहीं अपनाती है, क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित हो जाते हैं, वेल्थ क्रिएशन सीमित हो जाता है। अब अर्थशास्त्र किस तरह से किसी नेशन की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाता है, मोटे तौर पर आप देखेंगे तो अब चारों तरफ महंगाई है, उस महंगाई के रीजन हैं और उस रीजन का कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है और सोशल कॉस्ट क्या है, किस तरह से हर एक व्यक्ति को वो महंगाई प्रभावित कर रही है, उसको समझने की आवश्यकता है। और यहीं से सिविल सर्विसेज के लिए जो असली टॉपिक है वो प्रारंभ होता है। तो अब हमें समझना है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नथिंग द चेंज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस, इट वेरीज ग्रेटली ओवर द टाइम। ओवर द पीरियड दामों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई देती है या परिवर्तन होता है, दाम गतिशील होते हैं। कुछ इन्फ्लेशन जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जर्मनी में 1925 में 500% दर थी, जिम्बाब्वे में 2008 में, वेनेजुएला में 2017 में, और अभी आप देख रहे होंगे श्रीलंका में CPI 33.8 और एनुअल फूड इन्फ्लेशन 45.1%। अब हमने इन्फ्लेशन की डिफिनीशन आपको बता दी थी। अब इन्फ्लेशन की सिंपल अगर डिफिनीशन है साधारण बोलचाल भाषा में, तो ये इंक्रीज इन एवरेज प्राइसेस कॉल्ड इन्फ्लेशन। दामों में बढ़ोतरी ही इन्फ्लेशन है, महंगाई है। लेकिन दाम क्या होते हैं, प्राइस क्या होते हैं? सामान्य तौर पर जब हम सामान्य भाषा में बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में इसकी परिभाषा डिफाइंड है। प्राइस इज रेट एट विच मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस वो दर है जिस पर पैसा का विनिमय किया जाता है। किसके लिए? तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, यानी आप किसी सामान को खरीदते हैं या सर्विसेज, जैसे नाई से आपने बाल कटवाए तो उसके बदले जो दर निर्धारित है वहां पर आपने पैसा दिया। और पैसा क्या होता है? पैसा साधारण तौर पर हमें समझ में आता है कि ये आदमी बहुत धनवान है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं और कितनी बंगले हैं। अर्थशास्त्र में पैसे की जो परिभाषा है, जो इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म मनी इन वेरी स्पेशलाइज्ड वे, वो पैसे को किस ढंग से डिफाइन करते हैं ये हमें समझने की जरूरत है। मनी इज द इकोनॉमिस्ट मनीज डू नॉट रेफर ऑल वेल्थ बट ओनली टाइप ऑफ इट। मतलब कहने का मतलब किसी के पास गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले हैं, जमीन है और पैसा भी है। तो पैसा तमाम तरह के वेल्थ में एक प्रकार है, एंड इट इज द स्टॉक ऑफ द एसेट देन कैन बी रेडली इजली यूज टू टेक ट्रांजेक्शन। रेडली शब्द का यूज किया गया जिसका मतलब इजली होता है, जो ट्रांजेक्शन के काम में आता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, आप पैसे देते हैं, कपड़े खरीदते हैं, पैसे देते हैं। पैसा वो है, अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, विनिमय करना चाह रहे हैं, आप क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं, आप घर के बदले जाकर पेट्रोल नहीं ले सकते। आपके पास एक महंगा फ़ोन है या लैपटॉप है, उससे आप परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। तो इकोनॉमी में पैसा बिल्कुल डिफाइंड है। तो अब हमारे पास इन्फ्लेशन की परिभाषा है। इन्फ्लेशन क्या है? तो कुछ भी नहीं, वो दरों में वृद्धि है। दर क्या है? प्राइस। प्राइस की परिभाषा है, प्राइस वो दर है जिस पर पैसे का विनिमय होता है। किस चीज़ के लिए? तो गुड एंड सर्विसेज के लिए।
अब लेनिन ने एक बात बोली थी, जॉन मैनर्ड किन्स ने भी उसको डिस्कस किया। लेनिन का कहना था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है, आप समझिए, डिस्ट्रॉय द कैपिटलिस्ट सिस्टम टू डिबस द कंपनी, तो उस देश की करेंसी को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को बर्बाद करना है तो उस देश की करेंसी को आप बिल्कुल गिरा दीजिए। और आपने देखा कि जिम्बाब्वे में, वेनेजुएला में, संभवतः लीबिया में, इन सब देशों में इसी तरह से होने से किस तरह से वहाँ की सरकार और जो लोग थे, और अभी हाल में आप रूस में भी देख रहे हैं कि अगर वहाँ की पैसे पर प्रभाव पड़ता है, उसके करेंसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ के धनाढ्य लोग किस तरह से परेशानी में आएंगे। क्योंकि ग्लोबल ट्रांजैक्शन के समय जब रूस की मुद्रा बहुत नीचे की तरफ रहेगी तो निश्चित तौर पर उनके धन की जो वैल्यू है वो डिटोरिएट कर जाती है। मॉडर्न इकोनॉमी में सरकारों की तरफ से एक सेंट्रल बैंक को सेट किया जाता है जो क्वांटिटी ऑफ मनी पब्लिक के बीच में कितना हो उसको निश्चित करती है। लेकिन ये क्वांटिटी ऑफ मनी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। यह अर्थशास्त्र में ये कहा जाता है कि मार्केट में जितना पैसा मौजूद है या क्वांटिटी ऑफ मनी जो है एम, यही प्राइस लेवल का निर्धारण करता है, यही रेट ऑफ ग्रोथ को निर्धारित करता है, यही महंगाई को निर्धारित करता है। और महंगाई जो होती है उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसको इस लेक्चर के बाद हम इकोनॉमी में स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टैटिक को समझने की बहुत ज़रूरत है। बिना स्टैटिक समझे डायनेमिक समझ में नहीं आता है। तो उसको जब हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे ही टुकड़ों में डिस्कस करेंगे, तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से जीडीपी के ऊपर महंगाई की मार पड़ती है। और जीडीपी कैलकुलेशन करते वक्त जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी तो बड़ी दिखती है, लेकिन वास्तव में कोई उत्पादन बड़ा नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि आप 100 रुपये किलो आम खरीद रहे थे और अब 200 रुपये किलो आम खरीद रहे हैं, तो इकोनॉमी में पहले 100 रुपये आप कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब 200 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो आम है वो 1 ही किलो बना हुआ है। तो आम आप जितना परचेज कर रहे हैं उसमें तो कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हो रही है। तो महंगाई अर्थव्यवस्था को पूरे तौर पर प्रभावित करती है। ये महंगाई किसी देश के ग्रोथ से जुड़ी हुई है, और ये प्राइस लेवल कितना पैसा बाजार में है इससे जुड़ा हुआ है। और ये कैसा है, कैसे जुड़ा हुआ है, इसको अर्थशास्त्रियों ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के द्वारा परिभाषित किया है। मॉडर्न सेटअप में जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि पैसा पब्लिक के हाथ में कितना रहे। आमतौर पर हम खबरों में सुनते रहते हैं, अभी आप सुन रहे हैं कि यूएसए ने, फेड ने रेट्स को इंक्रीज कर दिया। आपको मैंने शुरुआत में बताया, फरवरी में द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया था कि इन्फ्लेशन है, लेकिन उससे निपटने का क्या तरीका है। तो उसमें उसने डिस्कस किया था कि जितने G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2.5% से ज़्यादा रेट 10 सालों से नहीं रखा है। यानी बैंकों में बहुत ही न्यूनतम दर पर कर्ज मौजूद थे, लोगों को लगभग इंटरेस्ट रेट ना के बराबर देना पड़ता था और उनको पैसे मिल जाते थे। अब हमारे पास पैसे की परिभाषा है, क्वांटिटी ऑफ मनी और मनी सप्लाई को हम समझेंगे। और मनी सप्लाई को समझने के लिए हमारी जो थ्योरीज है उस थ्योरी को आगे देखेंगे। इसी में एक डेविड ह्यूम की थ्योरी आती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास जब खाली समय हो तो इन सब थ्योरीज को देखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। डेविड ह्यूम के बारे में ही सर्च कर लिया, विकी पेज में पढ़ लिया, तो उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप थोड़ा सा डीप इनसाइड जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर समय आप तैयारी के वक्त कॉन्क्रीट ही पढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समावेशित कीजिए, अपने हेड में लेकर आइए। एक ये जो थ्योरी है डेविड ह्यूम की, उनका कहना था कि अगर आप समझो कि देयर इज ए सप्लाई, तो समझ लो कि डिमांड जो है वो बहुत दूर नहीं है। ये अर्थव्यवस्था का नियम है, यानी कहीं पर सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब उसकी मांग है। और लोगों का एक नेचर होता है कि वो पैसे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए रखते हैं।
क्योंकि उनको ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन वर्ड आधुनिक दुनिया में बहुत ही है कि हाँ हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, हम यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन करना है, हमें यहाँ ट्रांजैक्शन करना है। तो आप समझो कि जब आपके पास पैसे होते हैं, यानी ट्रांजैक्शन जो है वो पैसे के काफ़ी करीब है, और ट्रांजैक्शन आपके खर्चे को दर्शाता है। यानी वो आप किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो उस चीज़ की डिमांड बनी हुई है, और डिमांड जो है बिना सप्लाई के आती नहीं है। तो इसका ओवरलुक जब आप करेंगे तो आप समझेंगे कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ कपड़ों की सप्लाई है, इसका मतलब उसका डिमांड है, और जब डिमांड है तो हमें ट्रांजैक्शन करके पैसे चाहिए, और पैसे से ट्रांजैक्शन करके उस चीज़ को खरीदना है। तो इस सारे घटनाक्रम को मैथमेटिकल टर्म में बड़ी आसानी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सिविल सर्विसेज में मैंने देखा है हमारे जानने वाले लोग जितने भी रहे, वो इकोनॉमी को लेकर इकोनॉमिक जैसे ही आप बात करो कि यार इकोनॉमिक्स क्या है तो उनके समझ तोते उड़ने लगते। इस तरह की चीज़ नहीं है। हिंदी माध्यम वालों की तो बहुत बड़ी चुनौती है। इंग्लिश वाले भी इकोनॉमिक्स को जिस ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहिए उस ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आंसर शीट में बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें लिख कर आनी चाहिए, अच्छे कोट लिख कर आने चाहिए, और जो सवाल है उन सवाल को समझना चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्चर बना सकते हैं तो निश्चित तौर पर बनाना चाहिए। और मैं देखिए अभी आपको मोटे तौर पर ये पूरा पढ़ाने के बाद समझाऊंगा कि सरल भाषा में सिंप्लीफाई करूंगा कि कैसे चीज़ें बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द जो हो रही हैं वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करूंगा और आप मेमोराइज कर लोगे। तो अब क्वांटिटी थ्योरी, तो क्वांटिटी थ्योरी कैसे आई अब आपने समझ लिया। मनी, प्राइस, ट्रांजैक्शन एंड वेलोसिटी। आप समझो कि अगर महंगाई है तो घरों में चर्चा होती रहती है, बहुत महंगाई बढ़ गई है भाई, पैसे बहुत जल्दी खर्च हो रहे हैं, बहुत महंगाई बढ़ गई है, पैसे बहुत जल्दी खर्च हो रहे हैं। यानी जो पैसा जो है मनी, वो उसकी गति बड़ी तेज हो गई है, बड़ी तेजी से आता है, बड़ी तेजी से चला जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? तो वो क्यों तेजी से जा रहा है? तो मान लीजिए कि 100 रुपये में आप सब्जी खरीदने के लिए गए, और पहले हर एक चीज़ का दाम, आलू 10 रुपये किलो था, प्याज 5 रुपये किलो था, नींबू 2 रुपये में एक मिलता था, इस तरह से टमाटर जो है वो 20 रुपये किलो था। अब ये प्राइस डबल हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 40 हो गया। यानी जब आप इतनी चीज़ों को खरीद रहे हैं तो अगर आप 100 रुपये लेकर जा रहे हैं तो उसमें काम नहीं बनता है। यानी पैसा जो है बड़ी तेज गति से व्यय हो रहा है। तो एम इज़ मनी, और इसके गति बड़ी तेज हो गई है, वो है वेलोसिटी। और वो गति क्यों तेज हुई है? क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और ट्रांजैक्शन जितनी बार हम कर रहे हैं उतनी तेज़ी से पैसे को उड़ा रहे हैं। तो अब जो हमारे पास एक इक्वेशन है, बहुत आसान इक्वेशन है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ध्यान कर लीजिए। एम इज़ मनी, क्रॉस वी, वी इज़ वेलोसिटी, पी इज़ प्राइस, क्रॉस टी, टी इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन। अच्छा, आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, अब आप समझो आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हो? जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? आप एक कार खरीदने गए, उस कार की जो भी कीमत हो, तो आपने 3 लाख रुपए ट्रांजिट किया, तो जो वो 3 लाख रुपए आप ट्रांजिट करते हो वो किसी के लिए इनकम है। और हमने अर्थशास्त्र में ये पढ़ा हुआ है कि इनकम जो होता है, जिसके लिए इनकम है वही आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी है, दोनों बराबर होते हैं। तो हम टी को, क्योंकि इतनी ज़्यादा टिपिकल ट्रांजैक्शन है, इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, तो हमने क्या किया, हमने टी को जो है बहुत साधारण भाषा में एक नए इक्वेशन को लेकर आए और टी को वाई से रिप्लेस कर दिया। यानी m क्रॉस v इज इक्वल टू p क्रॉस y। नाउ डू वी हैव द इक्वेशन m क्रॉस v इज इक्वल टू p क्रॉस y।
अब ये आप डिटेल्स यहाँ पढ़ लीजिएगा। आप हमारे मेल करेंगे तो मैं ये नोट्स आपको मेल भी कर दूंगा। हम टेलीग्राम चैनल वगैरह पर भी अवेलेबल होने जा रहे हैं। लेकिन अगर यूट्यूब पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे तो हम आपको अपने चैनल से ऐड करते हुए आपको ये नोट्स जो है ये बहुत ही कॉन्क्रीट और अच्छे लैंग्वेज में नोट्स बना हुआ है। इस नोट्स को उतारने अगर आप अपने दिमाग में छाप कर उतार भी दें तो आपका बहुत कुछ काम बन जाएगा। तो m क्रॉस v इज इक्वल टू p क्रॉस t से हम m क्रॉस v इज इक्वल टू p क्रॉस y आ गए। ट्रांजेक्शन वेलोसिटी है, टिपिकल ट्रांजेक्शन है। नाउ t इज डिफिकल्ट टू मेजर, वी कैन रिप्लेस t बाई y। नाउ द इक्वेशन इज m क्रॉस v इज इक्वल टू p क्रॉस y। अब हमारे पास पैसा है, उसकी गति है और उसका प्राइस है और आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी है। लेकिन आप जैसे अभी आप समझते हो कि पैसा है तो आप कभी कभी होते हो कि किसी देश के पास फॉरेन रिजर्व कितना है। तो हमारे देश में तो एक समय ऐसी स्थिति आई थी, लोग बोलते थे कि 3 हफ्ते तक हम काम चला सकते थे। जैसे अभी अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति है, उसके पास पैसा ही नहीं है। भाई हमारे देश में कितना पैसा है, हम कितने दिन काम चलाते हैं, हमारे घर में कितना पैसा बचा हुआ है, महीने के आखिरी में हम कितना दिन पैसा लेकर काम चला जाते हैं। यानी एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं रियल मनी बैलेंस। उसका मतलब है कि आपके पास जितना पैसा है उस पैसे में कितने दिन का काम चल सकता है। अगर एक दिन में आप 200 रुपये खर्च करते हो तो और आपके पास 1000 रुपये है तो कितने दिन काम चला सकते हो। सीधे तौर पर है कि 1000 डिवाइडेड बाई 200 यानी हम 5 दिन काम चला सकते हैं। यानी पैसा किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रतिदिन होने वाले खर्च से। लेकिन अगर महंगाई की मार, अगर प्राइस इसमें बढ़ जाए और ये प्राइस 200 के जगह पर 500 हो जाए तो हम जो 5 दिन में खर्च करने वाले हैं वो 2 दिन आ जाएंगे। यानी रियल मनी बैलेंस क्या है? रियल मनी बैलेंस वो पैसा और वो दर, प्राइस, दाम। तो आपके पास पैसा कितना है और किसी वस्तु की दाम कितनी है, यही रियल मनी बैलेंस है। अब रियल मनी बैलेंस को डिफाइन करने का एक एकदम सिंपल तरीका है। अब हमारे पास रियल मनी बैलेंस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप समझिएगा। अब हमारे पास रियल, मोटे तौर पर हम देखें तो हमारे पास जो पैसा है और जो प्राइस है, अगर डिमांड फंक्शन की कितना सिंपल वे में एक डिमांड फंक्शन है, एक इक्वेशन है जो डिटरमाइन द हमें कितना पैसा रखना चाहिए, हमें पूरे महीने खर्च चलाने के लिए या पूरे देश को खर्च चलाने के लिए कितना पैसा होल्ड करना चाहिए। मतलब इट इज़ एन इक्वेशन दैट शोज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द रियल मनी बैलेंस पीपुल विश टू होल्ड। हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो कितना पैसा लेकर चलें, तो हमारा कितना पैसा लेकर चलें ये सीधे तौर पर यह निर्धारित करता है कि जिन चीज़ों पर हम पैसे खर्च करने वाले हैं उसका प्राइस क्या है, पी क्या है। तो कितना पैसा रखे, एम क्रॉस पी अगर रियल डिमांड फंक्शन से करेंगे तो के इंटू वाई। वाई क्यों? क्योंकि हम जितनी चीज़ें परचेज करेंगे एक्चुअली वो हम किसी परचेज करते हैं तो किसी के लिए आउटपुट ऑफ द उसकी इनकम है तो वो आउट ऑफ द इकोनॉमी है। लेकिन उस फैक्टर को होल्ड करने के लिए के एक कांस्टेंट है। वेयर के इज ए कांस्टेंट दैट टेल अस हाउ मच मनी पीपुल वांट टू होल्ड एवरी डॉलर रुपी इनकम। नाउ हमारे पास कितना पैसा है, मनी, हमारे पास प्राइस क्या है, ये रियल डी डिमांड फंक्शन हो गया कि वो कांस्टेंट है और वाई आउटपुट है। अब हम इस इक्वेशन को ज़रा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि m मल्टी क्रॉस 1/p इज इक्वल टू k इंटू वाई। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब आगे क्या है, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे पास जो पहले का इक्वेशन है, तो हमारे पास पहले का इक्वेशन क्या है, m क्रॉस v इज इक्वल टू p इंटू वाई। अब
हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दोबारा रीराइट किया। अब देखिए कैसे, एकदम आसान तरीके से। पैसा हमारे पास बना हुआ है, ये जो है 1/k हो गया और ये p इंटू वाई हो गया। यानी जब हम पहले की इक्वेशन m क्रॉस v इंटू p क्रॉस वाई को मनी डिमांड फंक्शन के साथ को रिलेट करते हैं तो हमारे पास एक नया टर्म आता है एंड दैट इज कॉल्ड v। v इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/k। और हमारे पास k क्या है, k वो कांस्टेंट है जो ये डिफाइन करता है कि हाउ मच मनी पीपुल वांट्स टू होल्ड। तो अब आप मैथमेटिकली, बहुत ही आसान चीज है, अगर ये बढ़ा हुआ है के इन लार्ज है, यानी हम ज्यादा से ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं हाथ में, तो ऑटोमेटिकली वी वेलोसिटी यानी पैसे के दौड़ने की दर कम हो जाती है। और अगर हम कम पैसा रखना चाहते हैं तो वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है। अब आज के दिन में जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, जिस तरह से एटीएम मशीन आ गई हैं, जिस तरह से यूपीआई है, तो वी इज ऑलमोस्ट, अब वी का जो रोल है वो ऑलमोस्ट साइलेंट हो गया है। इट इज ऑलमोस्ट, हम पैसे को कांस्टेंट मान लेते हैं, वी जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है, अब इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। तो अब नए इक्वेशन में v कांस्टेंट है और y जो है, y फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें कैपिटल होता है, वेज होता है, रेंट होता है, एंटरप्रेन्योर स्किल, जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट रहता है। ये मैं इस लेक्चर के बाद इन सब बेसिक्स पर जाऊंगा। आप निश्चित तौर पर तक्षशिला से जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। और आगे 5-10 दिनों में मैं उस तरह का मेंटर गाइडेंस प्रोग्राम की तरफ भी जाने का सोच रहा हूं, जहां लोगों के साथ मिलकर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो y इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड, क्योंकि जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय आउटपुट। अब हमारे पास कहानी क्या हो गई कि v इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड y इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, देन m इज इक्वल टू p, यानी मनी सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस, एंड इट एस्टेब्लिश द फैक्ट्स कि प्राइस लेवल इज प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। और आज जितनी हमने इसमें चर्चा की, जितनी बातें आपसे की, ये ठोक बजाकर समझ लीजिए कि महंगाई की परिभाषा इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इन्फ्लेशन की परिभाषा, इन्फ्लेशन के प्रकार, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, उसमें किस किस चीज़ का बकेट है, किस तरह से नेचर इन्फ्लेंट्री है हेडलाइन का, किस तरह से सीपीआई में फूड आइटम्स चूँकि 46% कैरी करते हैं तो वहाँ महंगाई ज़्यादा जो है वो टोटल इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। साथ में यूएसए, यूके और बाकी देशों में चूँकि हम इकोनॉमी में लगभग एक समान पैटर्न इस्तेमाल करते हैं और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि कोविड एरा में किस तरह से सारे देश की इकोनॉमी नीचे गई, किस तरह से रिकवरी के बाद, रसिया यूक्रेन के बाद एनर्जी क्राइसिस को लेकर और तमाम जो फूड क्राइसिस वगैरह हैं उन सब चीज़ों को लेकर महंगाई किस ढंग से बढ़ रही है और किस ढंग से सभी देशों को लगभग एक समान चुनौतियों से आर पार होना पड़ा है। और वैश्विक तौर पर जो ग्लोबल तरीके से निपटने के तरीके हैं उसको ये इकोनॉमिक थ्योरी किस तरह से रिडिफाइन कर रही है कि मनी इज ऑलमोस्ट प्राइस। अब को ये अब हमारे पास जो पहला वाला डिफिनीशन है उसको देखते हैं, m क्रॉस b इज इक्वल टू p क्रॉस y। अब अगर हम
ये चीज करते हैं बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लेवल। ये मैं बुक से इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम तमाम तरह के बुक को रेफरेंस किया है। संजीव वर्मा को देखा, ये ग्रोगरी मैनक्यू की ये बुक है उसको देखा, इसके अलावा एनसीईआरटी को देखा, रमेश सिंह को देखा, तमाम तरह की जो किताबें हैं सब पढ़ने के बाद सार लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि आपको फिर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रोगरी मैनक्यू ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उनके बारे में भी गूगल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि बिकॉज द इन्फ्लेशन रेट इज़ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल, तो परसेंटेज चेंज को मैथमेटिकली डेल्टा से हम निभाते हैं, तो डेल्टा एम, डेल्टा बी, डेल्टा पी और डेल्टा वाई। अब आपको पता है v इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, y इज द फिक्स, यानी डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा p, यानी द चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द प्राइस, यानी डेल्टा m इज ऑलमोस्ट डेल्टा p, यानी परसेंटेज चेंज डेल्टा m इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज डेल्टा p। Thus, the quantity theory of money states that central bank which controls the money supply has ultimate control over the rate of inflation. If the central bank thinks the money supply is stable, the price level will be stable. If the central bank increase the money supply rate, the price level will rise rapidly. This is the takeaway. ये रट लीजिए, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल छाप देना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाने का, बिल्कुल छाप देने का। और इसी चीज़ को उन्हीं की बुक से मैंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। 2000 भी है, 1900 भी है। 2000 में देखिए आप, ग्रोथ इन मनी सप्लाई इतना 6% के करीब है, तो ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट का परसेंटेज कैसे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर 10 है, तो देखिए यहाँ 1970 है। और 1970 का साल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी बड़े और शास्त्री हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 1970 की अवस्था में 2022 आ गया है, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं वहाँ पर आ चुकी है। इसके बारे में भी मैं बात करूँगा अगली स्लाइड में, लेकिन अभी हम ये अब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को जो थ्योरीज हैं इन स्लाइड को देख लीजिएगा। द सेम फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस इन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी आल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी। ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज द मार्जिनल वैल्यू ऑफ मनी, द बाइंग कैपेसिटी ऑफ ऑन यूनिट ऑफ करेंसी डिक्रीजेज, इट रिजल्ट्स हायर इन्फ्लेशन। ये सारा अब आपके लिखने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी चीज़ अच्छी भाषा में इसको बना के लिखना है। इफ़ द अमाउंट ऑफ मनी इन इकोनॉमी डबल्स, प्राइस लेवल विल बी ऑल्सो डबल। हाउ? आपको इसको प्रूफ करने के लिए 4 लैंग्वेज के 4 का है, m क्रॉस v इज इक्वल टू p क्रॉस y, और v इज कांस्टेंट, y इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड डिमांड सप्लाई फंक्शन को यहाँ लेकर आना है। और डिमांड सप्लाई फंक्शन को लाने के बाद से m इज इक्वल टू p कर देना है, और फिर डेल m इज इक्वल टू डेल p। बस ये 4 अक्षर आपने समझ लिए, वहाँ लिख दिए, फिर समझेगा भैया ये पूरा ज्ञानी है, इसने पूरी चीज़ को समझ के रखा हुआ है। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव थ्योरी भी है केंजियन को। हम कभी भी इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो केंजियन थ्योरीज वगैरह को नकार नहीं सकते, उसकी वे ऑफ थिंकिंग अलग है। उनका ये कहना है कि मॉनेटरिज्म जो इकोनॉमिक का पार्ट है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, और केंजियन जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करके इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो केंजियन एक्नॉलेज द सेम वैल्यू इन मॉनेटरिज्म इफेक्ट ऑन जीडीपी बट फील दैट मॉनेटरी एडजस्टमेंट टेक टू लॉन्ग टू बी फेल्ड। इसका जस्टिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों में आया है, इसको समझिए। उनका कहना है, केन्स का ये कहना है कि जो आप पैसे के फ्लो को मॉनेटरी पॉलिसीज़ के द्वारा जो आरबीआई करती रहती है, हर देश के सेंट्रल बैंक करते हैं, उसको जो एडजस्टमेंट करते रहते हो फ्लो को, वो बड़ा लंबा समय लेता है। और आपको यहाँ पर एक एग्जांपल है जो सीधे देखना है, मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन। यही 70-80 का दशक है। उन दशक में ये थ्योरी अपनाने की कोशिश की थी, एड्रेस टू इकोनॉमिक इशूज बाय कंट्रोलिंग विद द कंट्रोल मनी सप्लाई, एंड इट वाज रिवेल्ड ओवर द पीरियड दैट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ मनी सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड अ स्लो डाउन। ये एक
इकोनॉमिक्स का जो केस स्टडी है, उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ है। और केंजियन और ये दोनों का जो है, ये इन्फ्लेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और व्यूज़ ऑफ ईच अदर, इसको ज़रूर तौर पर देख लेंगे। मैं इसको दोहरा देता हूँ। केंजियन ने 1930 में, केन्स जब आए, उन वर्ल्ड बैंक वगैरह के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने ही बताया। उसके पहले ये सब थ्योरी मानी जाती थी कि अगर फैक्ट्री है तो लोगों के हाथ में रोज़गार है। लेकिन वो जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, उस समय बोला कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है और हर जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग जो मोनेटरिस्ट थ्योरी वाले हैं, ये मनी सर्कुलेशन और मनी सप्लाई को लेकर ही एम्फेसिस करते हैं और वो समझते हैं कि पैसे के कंट्रोल के थ्रू जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है या इन्फ्लेशन है, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में जो सिविल सर्विसेज के लिए अर्थशास्त्र है, उसके लिए इतना जानना ज़रूरी है। और इस पॉइंट को भी आप उठा सकते हैं कि इसमें एक अल्टरनेटिव व्यू भी वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री केंजियन का है। इन्फ्लेशन का कॉज और सोशल इफेक्ट और इम्पैक्ट आता है। ये पीपुल के, आपके परचेजिंग पावर को कैसे रिड्यूस करता है, आपको मैंने बता ही दिया कि आपके पास एम है, मतलब पैसा है, लेकिन प्राइस अगर हायर एंड पर है तो उसी प्राइस में जहां आप एक चीज़ दो चीज़ खरीदते थे, वहां एक चीज़ खरीद पाते हैं। ये ओवरऑल डिमांड, जब आप एक चीज़ खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड जो है कम हो जाता है, यानी आउटपुट कम हो जाता है, तो वो इकोनॉमिक को भी नीचे की तरफ लाता है। जो पैसे बचा के रखते हैं, उनके पैसे को मतलब वो खर्च करा देता है। वो कहाँ से करेंगे? लेकिन कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है फिस्कल टारगेट को नॉमिनल टर्म्स में एड्रेस करती है। तो नॉमिनल टर्म में एड्रेस करने की वजह से फिस्कल डेफिसिट जो नॉमिनल टर्म में होता है, तो प्राइस राइज होने की वजह से, जैसे एक सरकार ने अगर 10 पाव रोटी का उत्पादन किया और महंगाई नहीं है, तो उसके उत्पादन की दर 100 रुपये है, लेकिन अगर महंगाई हो जाएगी 15 रुपये हो जाएगी तो 150 रुपये, यानी सरकार ने कुछ किया वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई की वजह से वो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 150 रुपये की दिखी। तो ऐसे में जो फिस्कल टारगेट का एडजस्टमेंट है, एक्सचेंज रेट है, उस पर असर पड़ता है। और इम्पैक्ट ओवरऑल ग्रोथ एंड इंडिया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक बड़ा शानदार वर्ड है, इसको मैंने डिस्कस किया है बहुत आगे यहाँ पे, उसको ज़रा समझिएगा। इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न, स्टैगफ्लेशन जो है, ये पूरा विकी का पेज है। ये मैंने इसलिए आपको बताया, इस पेज को समझाने की कोशिश की कि ब्रिटेन में जो वित्त मंत्री होता है, उस वित्त मंत्री को चांसलर ऑफ द एक्सक्लूजर कहते हैं। 1970 में एक हुए और उन्होंने ही ये टर्म क्वाइन किया था। और एड्रेस करते हुए, उस समय ब्रिटेन अनएम्प्लॉयमेंट से तो जूझ ही रहा था, साथ ही साथ वो हाई इन्फ्लेशन से भी जूझ रहा था। तो इस तरह के स्थिति को ही स्टैगफ्लेशन करते हैं। लेकिन इस शब्द को मैं ज़रा कुछ ज़्यादा चर्चा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं, थोड़ा थोड़ा अपने बेकार के टाइम में थोड़ा सा देखें ये वर्ड कैसे क्वाइन हुआ। हमने जैसे अंदर जाके पता की तो स्टैगफ्लेशन है, एक वो पार्लियामेंट स्पीच के दौरान ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के ये थे चांसलर ऑफ, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे मैकलॉड, उन्होंने बताया। और बेचारे बहुत दिन तक रहे नहीं, उन्होंने मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने ये टर्म 7 जुलाई 1970 को किया। और उसके बाद से संभवतः मेरी जानकारी में फिर उनकी तबीयत खराब हुई और वो वित्त मंत्री रहे जिनका देहांत 10th डाउनिंग स्ट्रीट, या जो वहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का आधिकारिक निवास है, वहीं पर हो गया। तो आपको मैकलियोड और स्टैगफ्लेशन, ये 2 शब्द मेरी तरफ से हैं, इसको पढ़िए और आप खाली टाइम में पढ़ें, इन सब चीज़ों को समझें तो आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो निश्चित तौर पर हम लोग taxila.delhi@gmail.com पर अवेलेबल हैं। अगर आप हमको रीच करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट सेक्शन में अपने मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, आगे चल के लेक्चर सीरीज़ बहुत अच्छी आने वाली है। हम नोट्स भी देने वाले हैं और मेंटरशिप लेवल पर भी आपको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब इसको समराइज़ करें,
उसके पहले अब हम व्हाइट बोर्ड पर आपको छोटे शब्दों में समझाना चाहेंगे कि आखिरकार हमने क्या पढ़ा और क्या समझा। दुनिया में आज की डेट में रसिया यूक्रेन वार के बाद जो सबसे चर्चित शब्द है वो शब्द है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अब इन्फ्लेशन कैसे मेज़र किया जाता है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, हमें 10 टर्म समझने हैं। डिफिनीशन क्या होती है, हम इसको मेज़र कैसे करते हैं। तो मेज़र कैसे करते हैं, तो एक हो गया हेडलाइन और एक हो गया कोर। लगभग सभी देशों में, यूके में, ईयू में और इंडिया में लगभग एक तरीके से होता है। यूएस में थोड़ा सा परिवर्तन है, उसको समझ लीजिएगा। लेकिन उन्होंने भी बताया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये इन्फ्लेंट्री इन नेचर होता है। मतलब इसमें कुछ बकेट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो तात्कालिक तौर पर किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से हों, तो इसको ना देख के कोर इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। और फिर आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बकेट है जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, सरकार उन प्राइसेस को देखती है और उस प्राइसेस में चेंजेज होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि इस पर अर्थशास्त्र काम करता है, इन सारी समस्याओं को एड्रेस करता है। अब हमें आगे इन सारी समस्याओं को एड्रेस करते वक्त क्या देखना है। अब हमने ये मोटे तौर पर समझ लिया कि महंगाई है भैया, इन्फ्लेशन हो गया, हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, कोर इन्फ्लेशन। लेकिन हमने प्राइस के डिफिनीशन को समझा कि किस तरह से प्राइस डिफाइन होता है, यानी वो दर जिस दर पर हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, मनी को एक्सचेंज करते हैं, यानी पैसे को एक्सचेंज करते हैं। और मनी की डिफिनीशन क्या है, ये आपका सारा वेल्थ नहीं है, ये वो वेल्थ है जो ट्रांजैक्शन के लिए फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब हमारे पास एक टर्म आ गया मनी, इसको डिनोट करेंगे एम से, एक टर्म आ गया ट्रांजैक्शन, इसको डिनोट करेंगे टी से, एक टर्म आ गया प्राइस, इसको डिनोट करेंगे पी से। और हमने ये आपको समझाया कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा, यानी पी अगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी वेलोसिटी मनी जो है बड़ी तेज़ी गति से आगे पीछे जाता है। यानी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है एम क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्रॉस टी। एम इज़ मनी, भी पैसे के दौड़ने की दर, पी प्राइस है और ये ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होता है, अगर हमने दुकान वाले को पैसा दिया तो यही एक ट्रांजैक्शन है। तो ये जो पैसा दिया ये किसी के लिए इनकम हो गया, लेकिन वो इनकम नहीं है, वो इकोनॉमी का आउटपुट है। आपको पता है, अगर हमने कार खरीदा और कार खरीदने के लिए पैसे दिए तो वो पैसा कारखाने में बनी कार के लिए आउटपुट है। तो टी को हमने इकोनॉमी के आउटपुट वाई से रिप्लेस कर दिया, प्राइस वहीं बना रह गया, वेलोसिटी वहीं बनी रह गई और एम यही बना गया। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने ये जानने की कोशिश की कि भाई कोई आदमी, कोई इंसान या कोई देश या अर्थव्यवस्था के तौर पर कितना पैसा रखना चाहता है। तो उन्होंने एक डिमांड फंक्शन रेज किया, मनी डिमांड फंक्शन उन्होंने बोला। और उन्होंने ये समझा कि मनी डिमांड फंक्शन के पहले ये समझने की आवश्यकता है कि जो मनी है और प्राइस है यही रियल वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि इसी से गुजारा चलेगा। मान लो आज तेल की कीमतों में इतनी बेतहाशा वृद्धि हो जाए कि भारत 100 लीटर तेल खरीदने की बजाय उसकी क्षमता 10 लीटर की हो जाए, तो यानी सीधी सी बात है, बढ़ी हुई प्राइस ने मनी को कम कर दिया। यानी सरकार को और ज़्यादा पैसा चाहिए अगर 100 लीटर की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करना है। तो हमारे पास जो मनी डिमांड फंक्शन आया, उस मनी डिमांड फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो m क्रॉस p यही मनी डिमांड फंक्शन है। दैट इज कॉल्ड k इंटू वाई। k इज द सिंपल कॉन्स्टेंट विच स्टेट्स कि हाउ मच मनी मैन वांट्स टू होल्ड। तो अब हमारे पास एक नई डिफिनीशन आ गई। वो डिफिनीशन हमारे पास देखिए कितनी शानदार तरीके से डिफिनीशन है। इसी इक्वेशन को हम दोबारा रीराइट कर दे रहे हैं। m क्रॉस 1 बाई के इज इक्वल टू p डॉट वाई।
और हमारे पास पहले से एक इक्वेशन बनी हुई है, वो है m क्रॉस b इज इक्वल टू पी डॉट वाई, यानी v इज इक्वल टू v, यानी अब हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 1/k। k जो है वही कांस्टेंट है कि हम कितना पैसा रखना चाहते हैं। अगर हम लार्ज पैसा रखेंगे तो उसकी गति कम होगी, यानी खरीदारी कम होगी, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। महंगाई जब ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पर पैसे का जो ये जो कि हम मनी डिमांड फंक्शन जो करते हैं, अगर महंगाई ज़्यादा हुई तो ये निश्चित तौर पर प्रभावित होगी, और ये जब प्रभावित होगी तो अब हम आगे इसको किस ढंग से, अब नए दौर में एटीएम्स हैं हमारे पास और यूपीआई है, तो एटीएम्स और यूपीआई के इस दौर में हमने v वेलोसिटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया। तो नाउ m क्रॉस v वेयर v इज कांस्टेंट एंड p क्रॉस y एंड y इज ऑलरेडी डिफाइंड, इट इज आउटपुट, यानी दिस बोथ पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। अब हमारे पास m इज इक्वल टू एक नए पेज में m इज इक्वल टू p। और जब हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार जो मनी सप्लाई है यही प्राइस को कंट्रोल करता है, तो ये मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया, क्योंकि डेल क्रॉस m परसेंटेज ऑफ डेल ये है और परसेंटेज ऑफ ये v है, परसेंटेज ऑफ p है और परसेंटेज ऑफ ये p के बाद से हमारे पास परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, यानी चेंज इन मनी सप्लाई डिटरमाइंस द चेंज इन प्राइस, यानी सेंट्रल बैंक जो है पूरी तरह से, रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक है उसी का काम है, और वही जिम्मेदार है सेंट्रल बैंक कि किस प्रकार से महंगाई को नियंत्रित करे। ये मैंने आपको एक बार फिर से रिफ्रेश करने के लिए बताया कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से इसका टर्म है। आपको, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमसे जुड़ के रहिए। और अगला लेक्चर अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हो, वैसे G7 नेशन में प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था उसमें एनर्जी और पॉवर्टी वगैरह, एनर्जी और साथ में फूड क्राइसिस को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, उस पर भी मैं ट्राई करूंगा देने के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए और मेल ज़रूर कीजिएगा taxiladilli@gmail.com। यूट्यूब में भी जो चैनल है वहाँ पर भी ये मेल ID प्रोवाइडेड है। थैंक यू।